अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान की माशी तारीख में बाज़ फैसले महज इंतजामी इकदाम नहीं होते बल्कि दो रियासत की समत, तरजीहात और मुस्तकबिल के विजन की अक्कासी करते हैं। कौमी एयरलाइन PIA के 75% हिस्सेस यानी 75% शेयर्स की निजकारी भी ऐसा ही एक फैसला है जिसे बरसों से जारी माशी दबाव, हुकूमती नाकामियों और इस्लाहात की नागुज़ीर ज़रूरत के तनाजुर में एक तारीखी मोड़ करार दिया जा रहा है। आज होने वाली इस नीलामी में बड़े कारोबारी कंसोर्शियम्स की संजीदा दिलचस्पी ने न सिर्फ निजकारी के अमल को वजन दिया है, वेटेज दिया है, बल्कि पैगाम भी दिया है कि PIA को अब एक बोझ नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक माशी एसेट समझा जा रहा है। PIA के 75% शेयर्स की निजकारी की तकमील बलाशुबा पाकिस्तान की माशी तारीख में एक अहम मोड़ समझी जा रही है। 3 बड़े कंसोर्शियम्स की जानिब से बोलियों में हिस्सा लेना इस बात का इशारा है कि निजकारी के इस अमल को संजीदगी से लिया जा रहा है और निजी शोबा कौमी एयरलाइन में सरमायाकारी की सलाहियत रखता है। अब PIA की आज लगने वाली बोली में एयर ब्लू कंसोर्शियम की जानिब से 26 अरब 50 करोड़ रुपए, लकी कंसोर्शियम की जानिब से 134 अरब रुपए, जबकि आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से सबसे ज्यादा 135 अरब रुपए की बोली लगाई गई और यूं आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA की मिल्कियत खरीदने में कामयाब हो गया है। अब PIA की इस निजकारी ने यह वाजे कर दिया है कि PIA अब महज एक खसारे का शिकार इदारा नहीं रहा बल्कि इसे एक स्ट्रेटेजिक और मुमकिन तौर पर मुनाफा बख्श असासा समझा जा रहा है। यह हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि PIA गुज़श्ता कई दहाइयों से माली बदइंतज़ामी, सियासी मुदाखलत, ज़ायद अमले और कमज़ोर हुक्मरानी के बायस कौमी ख़जाने पर बोझ बनी रही है। हर साल अरबों रुपए के खसारे ने न सिर्फ हुकूमती वसाइल को मुतासर किया बल्कि टैक्स दहिंदगान का एतमाद भी मजरूह किया। यही वजह है कि बाज़ माहिरीन मईशत के नज़दीक निजकारी का ये इकदाम हुकूमत की सोच की अक्कासी करता है कि अब रियासत कारोबार चलाने की बजाय पॉलिसी साज और निगरान का किरदार अदा करना चाहती है। हुकूमत का PIA के 25% हिस्सेस 90 रोज़ के अंदर फ़रोख्त करने का प्लान का मकसद भी यही है ताकि कौमी मफादात, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और सर्विस के मयार पर रियासत की नज़र बरकरार रहे। अब इस निजकारी के मुमकिन असरात का जायज़ा लिया जाए तो सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा माली बोझ में कमी की सूरत में सामने आएगा। अगर PIA निजी शोबे के तहत मौसर अंदाज में चलती है तो हुकूमत को सब्सिडी देने की ज़रूरत कम हो जाएगी जिससे कौमी बजट पर दबाव कम होगा। इसके साथ साथ जदीद मैनेजमेंट, पेशा वाराना फैसले और कारकर्दगी पर मबनी निज़ाम मुतारिफ होने का इम्कान है जो इदारे की मजमूई साख को बेहतर बना सकता है। बेहतर फ्लाइट ऑपरेशन, बरवक्त परवाजें, जदीद बेड़ा और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात PIA को एक बार फिर खित्ते की सबसे बड़ी एयरलाइन बना सकती है। सरमायाकारी के फ़रोग़ के तनाजुर में ये निजकारी एक मस्बत पैगाम भी देती है। यही वजह है कि मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कौमी एयरलाइंस की निजकारी को मुल्क की बहुत बड़ी माशी सरगर्मी करार दे रहे हैं। अब बैनुल-अक़वामी सरमायाकार और मकामी बिजनेस कम्युनिटी PIA की निजकारी को एक टेस्ट केस के तौर पर देख रही है। अगर PIA की निजकारी के नतीजे में PIA तरक्की के रास्ते पर गामजन होता है तो इससे पाकिस्तान में निजकारी के अमल पर एतमाद बढ़ेगा। इसका बराह रास्त फ़ायदा दीगर सरकारी इदारों की निजकारी में दिलचस्पी की सूरत में सामने आ सकता है, खुसूसन वो इदारे जो बरसों से खसारे में चल रहे हैं, जैसा कि स्टील मिल्स है, बिजली की तकसीम कार कंपनीज है, दीगर सरकारी कॉरपोरेशंस है, उनकी भी निजकारी हो सकती है। ताहम इस पूरे प्रोसेस के साथ चंद खदशात भी वाबस्ता हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उससे सरफ नज़र नहीं हो सकता है। सबसे अहम मसला मुलाजमीन का मुस्तकबिल है। PIA के हज़ारों मुलाजमीन इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। अब अगर निजकारी के बाद डाउन साइजिंग या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मुतारिफ होता है तो इसके समाजी असरात मुरतब हो सकते हैं। हुकूमत और कामयाब बोली दहिंदा कंसोर्शियम के लिए एक बड़ा इम्तहान होगा कि वो मुलाजमीन के हुकूक, पेंशन और रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ को किस हद तक यकीनी बनाते हैं, क्योंकि PIA ख़रीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज़ ने निजकारी के बाद 1 साल तक दौरान मुलाजमत बरतरफी ना करने की निजकारी कमीशन को यकीन दहानी कराई है और इसके बाद डाउन साइजिंग हो सकती है। और एक और अहम पहलू मुसाबकत और उजारादारी का भी है। अगर निजकारी के बाद PIA चंद बड़े कारोबारी ग्रुप्स के ज़ेर असर आ जाती है तो किरायों, रूट्स और सर्विस पॉलिसी पर सारिफीन को नुकसान भी हो सकता है। ये सवाल भी अहम है कि क्या हुकूमत वाकई खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की निजकारी की तरफ बढ़ रही है या PIA एक अलामती आगाज़ है। मौजूदा हालात में ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत IMF प्रोग्राम, माली दबाव और महदूद वसाइल के बायस अब सख्त फैसलों पर मजबूर है। PIA की निजकारी अगर कामयाब रहती है तो ये एक वाज़ेह इशारा होगा कि रियासत अब मुस्तकिल तौर पर खसारे वाले इदारों को अपने कांधों पर से उतारने के लिए संजीदा है। ताहम अगर ये अमल सियासी दबाव, अदालती तनाज़ात या इंतज़ामी कमज़ोरियों की नज़र हो गया तो ये मुस्तकबिल की निजकारी के लिए एक मनफी मिसाल बन सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि PIA की निजकारी न सिर्फ एक इदारे का मुस्तकबिल तय करेगी बल्कि ये पाकिस्तान की मजमूई माशी समत का भी तयन करेगी। अब आज जो बोली दहिंदगान की जानिब से बोली का प्रोसेस जारी रहा
और फिर आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सबूली देकर ये अपने नाम किए 75% हिस्सेस। इस पर बात करें, डॉक्टर फ़ारूक सलीम माहिर इक़्तिसादी अमूर है, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज हमने ये जो बिडिंग का प्रोसेस है पीआईए की वो देखा और इसमें बड़े कंसोर्शियम्स ने हिस्सा लिया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सबसे ज़्यादा बोली दी और 75% शेयर्स अपने नाम किए हैं। इस सारे के सारे प्रोसेस को आप मुल्क की इकोनॉमिक पिक्चर के लिए, इकोनॉमिक आप समझते हैं इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मस्बत, बहुत एक खुशाइंद खबर है? देखिए, पीआईए एज इदारा जो है उसको समझने की ज़रूरत है कि वो एक इदारा है जो 800 अरब रुपए का पिछले 20 सालों में नुकसान कर चुका है। पीआईए ऐसा इदारा है जो लगभग 100 अरब रुपया सालाना नुकसान करता है। तो ये जो हुकूमत का निजकारी का अमल है, ये मैं समझता हूँ कि उसकी मजबूरी है, आईएमएफ की कंडीशनैलिटी है। यहाँ पे कोई ऑप्शन चॉइस या पॉलिसी ऑप्शन पीआईए के हवाले से हुकूमत के पास नहीं बची थी। अब हुआ क्या है कि एक शफाफ तरीक़ाकार सामने आया, जो बिडर्स हैं उन्होंने बिड किया। यहाँ पे जहन में रखने वाली बात यह है कि हुकूमत का जो गोल है वो कोई माल बनाना नहीं है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन से, वो माल बचाना है। वो बचाना है कि वो 100 अरब रुपए का नुकसान जो है उसको किस तरह बचाना है। यहाँ पे ये अच्छी बात है कि तीन कंसोर्शियम थे, उनको कंपटीशन करवाया गया और हाईएस्ट बोली जो है वो एक्सेप्ट की गई। लेकिन दोबारा से यहाँ पे माल बनाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है हुकूमत का, यहाँ पे माल बचाना किस तरह से है वो ऑब्जेक्टिव बनता है। अब फौरी क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन के फौरन बाद तकरीबन 100 अरब रुपया जो हुकूमत का नुकसान है, और जब मैं हुकूमत का नुकसान कहता हूँ तो ये आपका और मेरा नुकसान है, ये टैक्स पेयर्स का नुकसान है। तो जो नुकसान हुकूमत करती है वो टैक्स पेयर ही पूरा करते हैं। तो 100 अरब रुपए का नुकसान टैक्स पेयर्स का जो है वो फौरी बचना शुरू हो जाए। दूसरा ये कि एक पैगाम जाता है अंदरूनी सरमायाकारों को, बैरूनी सरमायाकारों को, कि शायद एक हुकूमत पाकिस्तान में ऐसी आई है जो सिर्फ इस्लाती एजेंडे का ऐलान नहीं करती, बल्कि वो कैपेसिटी रखती है, उसके पास काबिलियत है कि उन ऐलानात के ऊपर अमल दरामद भी करे। तो जैसे आपने कहा कि शायद अब सवालात ये उठाए जाएंगे कि अगर पीआईए 800 अरब का नुकसान करती है और उसको निजकारी के अमल से थ्रू गुजारा जाता है, तो फिर बिजली का जो सेक्टर है वो तो 2500 अरब का नुकसान कर चुका है, जो गैस का सेक्टर है वो 2600 अरब का नुकसान कर चुका है, जो बाकी 110 स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस हैं वो लगभग 5-6 हजार अरब का नुकसान कर चुके हैं। तो अगर कामयाबी से निजकारी हो जाती है पीआईए की, तो फिर बाकी जो इदारे हैं नुकसान कर रहे हैं उनकी भी निजकारी होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये अल्टीमेटली उन इदारों की जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी एक कदम है, और ये एक टेस्ट केस के तौर पर देखा जाएगा कि अगर पीआईए की ये प्राइवेटाइजेशन सूदमंद साबित होती है तो फिर अगली बारी उन इदारों की? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के बाद कुछ और खतरात भी सामने आते हैं। एक इदारा है सिविल एविएशन अथॉरिटी का, वो रेगुलेट किस तरह करता है इस नए प्राइवेटाइज इदारे को, क्योंकि रेगुलेटर जो हैं खासतौर पे एविएशन के सेक्टर में वो किसी एयरलाइन को फेल भी कर सकते हैं। फिर लेबर का इशू शायद आपने भी अपने इब्तिदाई में उसका जिक्र किया। अब वो तकरीबन मेरे ख्याल में आधी लेबर जो है उसको साल के बाद जो है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर इतनी 14,000 से तो ये एयरलाइन जो है, अगर आपके पास 16-17 जहाज हैं तो नहीं चल सकती। जब आधी लेबर को निकाला जाएगा तो फिर अदालतें क्या करती हैं? क्या अदालतें कोई मुदाखलत तो शुरू नहीं कर देती? फिर इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या हुकूमत वक्त जो है वो अपनी सियासी मुदाखलत जो करती है, चाहे वो हायरिंग के हवाले से हो, चाहे वो प्राइसिंग के हवाले से हो, या वो रूट्स के हवाले से हो, क्या वो अपनी मुदाखलत जो है वो ख़त्म कर पाएगी? तो ये चैलेंजेस हैं जो पोस्ट प्राइवेटाइजेशन पीरियड में हमें नजर आएंगे। यानी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस देर पा रहता है या नहीं रहता, ये अभी कुछ चीज़ों पर डिपेंडेंट है, आप ये कह रहे हैं, मशरूत है? जी, ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ऐसा देखा गया है। खास तौर पे एयरलाइंस का जो प्राइवेटाइजेशन होती है उनमें कामयाबी का जो राज है उसमें यह है कि अदालतें क्या मुदाखलत करेंगी, लेबर फोर्स का क्या बनेगा, क्या लेबर अदालतों के पास जाके कोई स्टे ऑर्डर्स तो नहीं ले आते। एक दो निजकारियां हुई हैं एयरलाइंस की, जिसमें साउथ अफ्रीकन की एयरवेज है, एक और एयरलाइन है शायद एवियांका कहलाती है,
उनमें अदालतों ने मुदाखलत शुरू कर दी थी। प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो बड़ा कामयाब गया था, लेकिन फिर उसके बाद वो एयरलाइंस जो है वो नहीं चल पाई। तो पाकिस्तान में द गवर्नमेंट एंड द अदर पावर्स हैव टू मेक श्योर कि अदालती मुदाखलत इसमें ना आए। दे हैव टू मेक श्योर कि इसमें लेबर जो है वो कोई ऐसे नए तनाजात सामने ना शुरू कर दे। एक और चैलेंज जो है वो ये है कि फ्लीट बदलना पड़ेगा, फ्लीट रैशनलाइजेशन, फ्लीट अपग्रेड, और जो नए ओनर्स हैं, जो नए मालकान हैं, क्या उनकी रसाई होगी, उनको मिलियन हार्ड डॉलर जो हैं वो कर्जे में लेने पड़ेंगे, तो क्या पाकिस्तान के अंदर मालियाती इदारे, पाकिस्तान के बाहर मालियाती इदारे इस ग्रुप को फाइनेंस करने में तैयार होंगे? तो डॉक्टर साहब, ये 135 अरब रुपए की जो बोली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने दी है, ज़रा इसको समझा दीजिएगा कि इसका मतलब अब क्या है। इसमें पीआईए के कौन कौन से एसेट्स शामिल हैं जो अब आरिफ हबीब की मिल्कियत में हैं, और फिर ये लास्ट कितनी देर तक करेगा, यानी ये किन बातों पर मुनस्सिर है? जी, जो शराइत मैंने देखी हैं उसमें यह है कि 135 अरब रुपए की जो बोली है, इसमें से तकरीबन 92% जो है वो वापस पीआईए के इदारे के अंदर, पीआईए कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट कर दी जाएगी। हुकूमती खजाने में कोई 7% जो है वो जमा कराई जाएगी। इसमें जो असासे शामिल हैं वो स्पेयर पार्ट्स हैं। स्पेयर पार्ट की एक बहुत बड़ी इन्वेंटरी जो है वो पीआईए के पास है। इसमें जो रिसीवेबल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, वो शामिल हैं। इसमें लाइबिलिटीज जो हैं तकरीबन 650 अरब की जो पीआई के ऊपर थी वो उठा के हुकूमत ने पीआई से और उठा ली हैं, और वो हुकूमत ने अपने जिम्मेदारी पे ले ली हैं। जो डेस्टिनेशन राइट्स हैं, तकरीबन 78 डेस्टिनेशंस हैं, वो इस बोली के अंदर शामिल हैं। कोई 17 या 18 ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट हैं उस बोली के अंदर शामिल हैं। शायद दर्जन भर से ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो अभी ग्राउंडेड हैं, वो भी इस बोली के अंदर शामिल हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं जो खसारा था, जो डेफिसिट था अभी तक का, वो उस गैप को हुकूमत खुद ब्रिज कर रही होगी, तो अल्टीमेटली वो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को बिफोर कि वो आरिफ हबीब कंसोर्शियम को ये हैंड ओवर करती है। ये वो हो चुका है। जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस थे उसमें से तकरीबन 650 अरब के लॉसेस जो हैं वो इस कंपनी के ऊपर से उठा लिए गए हैं। वो इस बोली में शामिल नहीं है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक, और अब जाहिर है ये आरिफ हबीब कंसोर्शियम इसको रन करेगी, तो 1 साल तक का विंडो आप कह रहे हैं कि सेम फ्लीट और सेम स्टाफ के साथ होगा? सेम स्टाफ के साथ होगा। फ्लीट जो है उसमें आज़ादी है ओनर्स के पास तब्दील करने की, और मेरा ख्याल है कि उसको रैशनलाइज किए बगैर ये एयरलाइन प्रॉफिटेबल साबित नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट का, तो यहाँ पे फ्लीट मॉडर्नाइजेशन की भी जरूरत होगी, ऑपरेशंस की मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी, और उसके लिए फाइनेंसिंग भी चाहिए होगी, उसके लिए पैसा भी चाहिए होगा, नए जहाज़ों के लिए, नए ऑपरेशन उसके लिए। तो ये देखना बाकी है कि क्या बैंक्स जो हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर वाले, वो इस ग्रुप को मजीद मॉडर्नाइजेशन के लिए फाइनेंसिंग देते हैं या नहीं। ठीक, और अभी ये 75% शेयर्स जो हैं वो फरोख्त हुए, 25% सरकार के पास हैं, जो 90 रोज़ का एक विंडो रखा गया है जिसमें उसको भी ज़ाहिर है वो दिया जाएगा। तो ये 90 डेज़ के अंदर हुकूमत क्या करेगी, और फिर ये जो 90 डेज़ का जो विंडो है, क्या ये स्मूथ ट्रांजिशन के लिए रखा गया है या इस दौरान कोई प्रोबेशन पीरियड है? आई थिंक हुकूमत ने बहुत कुछ सीखा है। लास्ट टाइम जब प्राइवेटाइजेशन के लिए आए थे और वो प्राइवेटाइजेशन फेल हो गई थी, इस दफा हुकूमत ने उसको मॉडिफाई किया और कहा कि 100% शेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं, 75% शुरू में दिए जाएंगे, और बाकी जो हैं वो शायद 2 साल के पीरियड में 12.5% एक खास प्रीमियम पे बेचे जाएंगे। तो अच्छी स्ट्रेटजी है। उसमें हुकूमत की शायद ये तवक्को है कि इसकी पीआईए की एज ए रनिंग ऑपरेशन कीमत बढ़ जाएगी, और शायद इनको प्रीमियम जो है वो वसूल हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो नए ओनर्स हैं दे विल बी सेटिस्फाइड कि वो 100% पीआईए का जो है वो ओन कर पाएंगे। ठीक, तो अल्टीमेटली ये जो नए ऑनर्स हैं उनको ये ट्रांसफर ही होगा 25%, यानी ऐसा नहीं है कि 25% का हिस्सेदार कोई और होगा और उसके लिए कोई नए जैसे को बिडिंग शेडिंग होगी, ऐसा नहीं है सर। मैं समझा हूं कि ये जो ओनर्स जिनकी बोली अभी कामयाब हुई है उन्हीं को वापस जाएंगे 25%।
ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, माहिर इक़्तिसादी अमूर, हमारे साथ मौजूद थे। ताहम एक माइलस्टोन है जो आज अचीव हुआ है कौमी एयरलाइन की निजकारी के साथ ही, और उसके साथ ही एक डायरेक्शन ज़रूर सेट हुई है और एक टेस्ट केस के तौर पर भी देखा जाएगा कि PIA की ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस कितना सक्सेसफुल होता है, और उसके बाद जो नए मालिकान हैं वो PIA को किस अंदाज में चला पाते हैं। क्या वो जो लॉस मेकिंग एंटिटी से को प्रॉफिटेबल बिजनेस में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इदारे इस वक्त सरकार के ऐसे हैं जो खसारे में जा रहे हैं, अरबों रुपए के खसारे में, क्या वो भी फिर प्राइवेटाइज हो पाएंगे या नहीं। तो आज से कम से कम ये का डोर ज़रूर ओपन हो गया है प्राइवेटाइजेशन का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नई एहतजाजी तहरीक से कबल ही सियासी दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ चुका है। हुकूमत के जारहाना और दो टोक बयानात इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की चढ़ाई या धरने को रियासती रिट के लिए चैलेंज तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती तर्जुमानों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि गैर कानूनी मुतालबात, दबाव और ब्लैक मेलिंग के जरिए ना तो मुज़ाकरात होंगे और ना ही किसी किस्म की रियायत दी जाएगी। ये नुकता इस वक्त मुल्क की सियासत का मरकज़ी सवाल बन चुका है कि हुकूमत आखिर किन मुतालबात को गैर कानूनी करार दे रही है, और क्या इसका बराह रास्त इशारा बानी PTI की रिहाई की जानिब है। हुकूमत के मौक़िफ़ को अगर बारीक बीनी से देखा जाए तो बज़ाहिर ये इशारा मिलता है कि बानी PTI की रिहाई को सियासी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाने से इनकार किया जा रहा है। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म ने क्या गुफ्तगू की है, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक रखते हैं। ये जो PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने मैंने दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली बुखारी साहब, वज़ीर आज़म साहब का साउंड आपने सुना, स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि जो जायज़ मुतालबात है उसके लिए तो पहले भी फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने दावत दी और अब भी उसके लिए तो डायलॉग हो सकता है, लेकिन गैर कानूनी मुतालबात की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो इसको आप खुशाइन करार देंगे वज़ीर आज़म साहब के स्टेटमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए यार, दो चीज़ें हैं। जायज़ मुतालबा तो इन्होंने जो लास्ट ईयर 2024 के अंदर एक कमेटी तश्कील दी थी, जो हमने पहले दी थी, वो भी हमारा इनिशिएटिव था उसके अंदर, और जिसके अंदर हमारे 6 सीनियर तरीन रुकन थे, हमारे अलायंस हमारे साथ थे। ऑन द अदर साइड इनकी तरफ से भी एक कमेटी तश्कील दी गई और जिसमें इनके अलायंस भी मौजूद थे, इंक्लूडिंग मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब ने उसको चेयर किया था। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जी PTI का मुतालबा, इनकी कमेटी का मुतालबा कि जो हमारे दरमियान गुफ्तगू शनीद हो रही है वो इमरान खान साहब से डिस्कस करें, दुरुस्त है, लेकिन हम शर्मिंदा है कि हम ऐसा नहीं कर सके। सो बात यह है कि आपके मर्जी के मुताबिक तो नहीं चीज़ें होंगी, चीज़ें वो हैं जो कानून के मुताबिक होंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होंगी, जो रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करेंगी, जो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगी, तो हर चीज़ अपनी जायज़ जगह पे पहुंच जाएगी। हम पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता कि आप ये करें, आप वो करें। आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमेशा से पिछले आप 3 साल उठा के देख लें, 2023 के बाद आप देखेंगे 9 मई के अलावा नून का कोई प्रोग्राम में कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव उसके अलावा बात करता है? नहीं, उनके पास बात है ही कोई नहीं। और हमने इसके ऊपर कहा था लास्ट टाइम जब इनसे मुलाकात हुई थी, मीटिंग्स हुई थी, दोनों हमारे साइड के सीनियर 3 लोग बैठे थे, पॉलिटिशियंस बैठे थे, तो कहा गया था ओके जी, फाइन एनफ, आप 9 मई का एक डिस्प्यूट है ना, आप कहते हैं कि जी आपने किया, हम कहते हैं कि जी आपने किया, अलॉन्ग विद 26 नवंबर भी आ गई, तो फाइन एनफ यार, आप इसके ऊपर एक पाकिस्तान का सबसे आला सतह का कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन बना दें, उसके अंदर पाकिस्तान के टॉप मोस्ट जजेस डाल दें। उसके ऊपर कौन नहीं आया? उसके ऊपर ये हुकूमत नहीं आई, ये हुकूमत वहां से बैकआउट कर गई और इन्होंने कहा हम नहीं मानते। तो बात ये कि एक कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी हल करने के लिए आपको कोई ना कोई तरीकाकार बनाना पड़ता है। ये नहीं होता कि मैं मुंह से कह दूंगा हाँ हाँ हो जाएगी और मैं करूँ ना, तो प्रैक्टिकल चीज है। और वैसे मैं एक चीज बताऊं, ये तो हुकूमत को वैसे बहुत पहले ऐसा करना चाहिए था कि बैठ के टेबल पे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि दुनिया सारी में हमेशा जो पावर कॉरिडोर में बैठे होते हैं वही लोग एक स्टेप आगे जाते हैं, क्योंकि सारा बर्डन उनके शोल्डर्स पे आ रहा होता है। कुछ भी मिसहैप होता है, कुछ भी चीज होती है, वो आगे इनकी सारी सियासी कैरियर इनकी नस्लों तक गिनी जाती है कि इनके दौर में ये चीज हुई। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करूं तो इनके दौर में बैठी हुई है, एसेट्स की बात करूं इनके दौर में बिक रहे हैं, ये बेच दी इन्होंने आज।
लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देखें, इनके दौर में बहुत खतरनाक हद तक चली गई है। इंटरनेशनल कंपनीज की बात करूं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान छोड़ के चलेगी, शेल चलेगी, टेलीनॉर चलेगी, सारे के सारे 43 कंपनी। लेकिन आज वैसे पीआईए की जो बोली हुई है अली बुखारी साहब, ये तो एक लॉस मेकिंग एंटिटी थी, इदारा था। अच्छा नहीं हुआ कि सक्सेसफुल बोली होगी, प्राइवेटाइज हो गई। जाहिर है आपकी हुकूमत के अंदर भी ख्वाहिश तो ये थी कि प्राइवेटाइज होना चाहिए, लेकिन हो नहीं सका था। तो आज जब प्राइवेटाइज हुई है तो आप इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे जी। मुझे तो वो ख्वाजा आसिफ साहब की वो तकरीर याद आ रही है, और जो इन्होंने जाके हमारे दौर में फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर के सामने खड़े होकर कहा था और गद्दार गद्दार के नारे मारे थे। आज तो गद्दारी भी इनके जुमरे में आ जाती है। सब नहीं, वो जाहिर है भारत ने तो नहीं खरीदी है सर, 3 साल के लिए। पीआईए भी इंडिया ने तो नहीं खरीदी सर। मेरी यार सुन लें 600 अरब का खसारा था पीआईए का सर। मैं वही अर्ज करूं, खसारा किसने दिया भाई? हम तो आए थे 3 साल के लिए, 3.5 साल में कोई खसारा नहीं हुआ। जरा चेक कर लीजिएगा विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। जरा सर आप ये देख लें कि जो 40 साल के आला बाला, अच्छा वो भी यही कहते हैं कि उसी दौर के अंदर तो यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन बंद हुआ, हमारा यूके ने फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया, पायलट्स ग्राउंड हो गए, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुए थे उस टाइम हमारे दौर। आप नहीं, कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी नहीं, आप फैक्ट एंड फिगर दुरुस्त करें। अरशद मलिक साहब बैठे हुए थे हमारे दौर के अंदर, जाएं और जाके चेक करें, उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। हमारी पार्टी के नहीं है वो, ठीक है, एक इदारे के रिटायर ऑफिसर थे बड़े, और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड है कि पिछले 2 साल के अंदर 1 रुपए का खसारा नहीं हुआ। पीआईए को जरा चेक कर लीजिएगा। नहीं, वो आपके जो वफाकी वजीर हवाबाजी 40 साल से वफाकी वजीर हवाबाजी, उनके एक स्टेटमेंट ने कितना नुकसान पहुंचाया पीआईए को? आप एक दफा सवाल कर लें, मैं एक दफा सारा जवाब दे देता हूँ आपको। आप सवाल कर, मेरा ख्याल है कोई लैग है, मेरी आवाज शायद देर से पहुंच रही है, आप जवाब पहले दे देते हैं। आपकी आवाज आ रही है मेरे तक, लेकिन आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। अगर आपने बात नहीं करने देनी तो फिर आप सवाल कर लें, मैं वंस एक दफा ही सबका जवाब इकट्ठा कर दूंगा। मेरा सर सवाल, मेरा ख्याल मैं एक सवाल कर लेता हूं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक ले लूंगा। मेरा सर सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो सिचुएशन है जिसमें वजीर आजम साहब इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की, तकरीबन ऐसी ही बात महमूद खान अचकज़ई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस, जो ट्वीट होती है बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से, वो डिफरेंट होती है। उसमें तो वो किसी भी मफाहमत या नेगोशिएशंस की बात को रद्द करते हुए मज़ाहमत की बात करते हैं और सुहेल अफरीदी साहब को तैयार रहने का कहते हैं। तो क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम से, 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के फोरम से जो बात आ रही है उसको ठीक माना जाए, या फिर जो ट्विटर हैंडल से बात हो रही है उसको ठीक माना जाए? और क्या पीटीआई का प्रिंसिपल स्टांस क्या है सर? अब आप जवाब दे दीजिएगा। देखें जी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एंड आई होप कि मेरी बात आप पूरी सुन लेंगे। बात यह है कि हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों की पार्टी थी, हमारी पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ आइन, जिसको अंदर सारे मुश्तरक थे, और आपको पता है कि हमारे लीडर इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया। मैं ही वो मैसेज लेकर आया था जेल से भी जब वाक़या पैर दिया था, और उन्होंने उनको राजा नासिर अब्बास साहब को इस चीज़ का इख्तियार दिया हुआ है कि वो एक पॉलिसी बनाएंगे। तो इसमें तो दूसरी राय है ही नहीं, जो उनकी पॉलिसी या पोलिटिकल पॉलिसी है वो वही एक्नॉलेज होगी और वही उसको कंटिन्यू करेंगे। पहली बात तो होगी बड़ी है। दूसरी बात, आपने कहा हमारी साइड से, जरा इधर भी दूसरी साइड भी जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी जरूर देख लेंगे। कल एक स्पीच के अंदर मैं सुन रहा था आपके मीडिया के हवाले से ही, ख्वाजा साद रफीक साहब ने बड़ी जबरदस्त स्पीच की, उन्होंने कहा मियाँ साहब आगे आए और आके देखें, सारी चीजों को कंट्रोल करें। मीनवाइल उसी स्टेज पे, उसी रोस्ट्रम पे, उसी स्पीकर के ऊपर थोड़ी देर बाद राना सनाउल्लाह साहब आए, और राना सनाउल्लाह साहब ने ऑल टुगेदर उससे डिफरेंट बात की। सो ये पार्टीज में अपने डिसीजंस जो हैं वो अलग-अलग होते हैं, आपकी आइडियोलॉजीज अलग-अलग चल रही होती हैं एक किसी के पीछे, लेकिन बात यह है कि आपका अपना एक सोच अलग हो रही होती है। सो द थिंग इज, हमारी सोच जो है वो तो इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है, और इमरान खान साहब ने इख्तियार दे दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को और अल्लामा नासिर साहब को, तो जो वो कह रहे हैं वही प्रिवेल करेगी ना। दूसरी चीज, जो आपने पहले सवाल मुझसे पूछा था कि इमरान खान साहब जो है, नवाज शरीफ साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, उन्होंने भी इनिशिएटिव नहीं लिया। इनिशिएटिव इस दफा भी हमारी तरफ से लिया गया, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, अवाम के लोग हैं, अवाम को जवाब देते हैं, अवाम के वोटों से जीत के आए हुए हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन जीत के हम बैठे हुए हैं, हम 9 फरवरी को तो नहीं आए हम लोग, तो हमें तो 8 फरवरी के इलेक्शन के मुताबिक अवाम को जवाब देनी है। हम पब्लिक मासेस में से हैं, हम उस अवाम और नास में से हैं। तो ऑन द अदर साइड, जो बाकी जो आप वज़ीर आज़म सो कॉल्ड की बात कर दी, आए ठीक है, आप गुडविल जेस्चर देना। ये तो नहीं होता कि आप एक साइड गुफ्तगू करें, दूसरी साइड लोगों पे पर्चे दे के उनको जेलों में डाल दें, सजाएं शुरू कर दें। आप बैठें, आप बैठ के माहौल पैदा करें, आप बात गुफ्तगू शनीद का आगाज करें, मीनवाइल चीजें आगे चलती हैं। तो ये जो आपने बात की सोहेल की कि उसको तैयार रहने का हुक्म दे दिया, भाई हमारा अल्फाज नहीं है, मरियम बीबी के अल्फाज थे, मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। हम तो कल हमारे लीडर्स ने, शाह महमूद साहब ने और बाकी साहब ने कोट लखपत जेल से खत लिखा है कि ना मुज़ाहमत ना मुफाहमत, सियासत करेंगे। तो हम तो सियासी लोग हैं, सियासी गुफ्तगू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद आते हैं।
पंजाब में जायदाद के तनाजात से मुतालिक प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस पर लाहौर हाई कोर्ट ने न सिर्फ अमल दरामद रोक दिया है बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया है कि फौरी इंसाफ के नाम पर आईनी हुदूद को पायमाल नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक जायदाद के मामलात में फैसले का इख्तियार इंतजामिया नहीं बल्कि सिर्फ अदलिया के पास है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में होने वाली इस केस की समाअत में न सिर्फ इस कानून की आईनी हैसियत पर सवाल उठाए गए बल्कि हुकूमत के तर्ज़े कानून साजी पर भी संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में आबदा परवीन समेत दीगर शहरियों की जानिब से दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हुकूमत और सरकारी वकला से सख्त सवालात किए और वाज़ेह रिमार्क्स दिए कि यह कानून अदालती निज़ाम, सिविल हुकूक और आईनी सुप्रीमेसी के मुनाफी नजर आता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब कोई मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो रेवेन्यू अफसर या डिप्टी कमिश्नर किस इख्तियार के तहत कब्जा दिलवा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये कानून बरकरार रहा तो किसी भी जायदाद को चंद मिनटों में छीनी जा सकता है और फिर हत्ता कि बाज़ अफराद की रिहाइश गाहें भी महफूज नहीं रहेंगी। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि ऐसा कानून जो हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के इख्तियार को भी महदूद करे वो आईनी रूह से मुतसादिम है। बादशाह अदालत ने इस समाअत के बाद ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोक दिया और इसके तहत दिए गए तमाम कब्जे वापस करने का हुक्म भी दिया और आईनी अहमियत के पेश नज़र फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश भी कर दिए। अब दर हकीकत इस ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटियाँ कायम की थी जिन्हें जायदाद के तनाज़ात सुनने, फैसला करने और फौरी कब्जा दिलवाने के इख्तियारात दिए गए थे। कानून में यह शिक भी शामिल थी कि शिकायत करने वाला ही दरखास्त गुजार तसव्वुर होगा और मुतल्लिका अफसरान मौके पर कार्रवाई कर सकेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि यह कानून कब्जा माफिया के खिलाफ बनाया गया है ताकि आम शहरियों को फौरी रिलीफ मिल सके और सालों पुराने मुकदमात का बोझ कम हो। लेकिन अदालत ने इन दलीलों को मुस्तरद करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में जाली रजिस्ट्रियों और जाली दस्तावेज़ात का मसला पहले ही संगीन है। अगर महज एक दरखास्त पर इंतजामी अफसर को जायदाद का फैसला करने का इख्तियार दे दिया जाए तो इससे बेगुनाह शहरियों के हुकूक बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। अब इस अदालती फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। मरियम नवाज का अपने बयान में कहना है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए लाखों अहले पंजाब की नस्लों से चलने वाले ज़मीन के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की। हमने दहाइयों के सताए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। अवाम की मुंतखब सूबाई असम्बली ने यह कानून इसलिए बनाया ताकि ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से अवाम को निजात मिल सके। इस कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। शहादत पर मबनी कानून तैयार किया गया। मरियम नवाज का मज़ीद कहना था कि यह अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक नहीं। इस कानून की मअतली से कब्ज़ा माफिया को फ़ायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्ज़ा माफिया की पुष्ट पनाही समझेगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि यह कानून मज़लूम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ज़मीनों के मुकदमात में दहाइयों से स्टे ऑर्डर चलते हैं। ये कानून ना मेरी ज़ात के लिए था और ना ही इसकी मअतली से मेरी ज़ात को कोई नुकसान हुआ है। अलबत्ता कब्ज़ा और लैंड माफिया के सताए अवाम का ज़रूर बड़ा नुकसान हुआ है। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक़ है जिसे इसे रोका नहीं जा सकता। इंसाफ मिलने से गरीब और मजलूम की बन जाने वाली आस अब टूट जाएगी। अब इस अदालती फैसले के बाद बाज़ हल्कों की जानिब से तनकीद भी सामने आ रही है कि ऑर्डिनेंस की मअतली से कब्ज़ा माफिया को फ़ायदा हो सकता है और फौरी इंसामती मकसद मुतासर हो सकता है। नाक़िदीन का कहना है कि मौजूदा अदालती निज़ाम में मुकदमात बरसों चलते हैं और अवाम को बर वक्त रिलीफ नहीं मिलता है। इस फैसले पर तनकीद करने वालों का ख्याल है कि अब ज़मीनों से मुताल्लिक केसेस का फैसला देर से होगा। आदाद व शुमार देखे जाए तो इस वक्त मजमूई तौर पर 23 लाख केसेस पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं। 5 हाई कोर्ट्स में से लाहौर हाई कोर्ट 1,69,000 ज़ेर इल्तवा केसेस के साथ सर फहरिस्त है, जबकि अदालत आलिया में 11,000 से ज़ायद सिविल केसेस ज़ेर इल्तवा हैं जिनमें जायदाद और तनाज़ात की एक बड़ी तादाद मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जायदाद के तनाज़े का फैसला 5 साल में होता है और अगर केस हाई कोर्ट तक जाए तो ये दौरानिया 7 से 10 साल तक पहुँच जाता है और सुप्रीम कोर्ट जाने की सूरत में मामूली केस का फैसला आने में 15 साल से भी ज़ायद का अरसा लग सकता है। अब इन्हीं केसेस से मुताल्लिक कई जजेस के ऐसे रिमार्क्स मौजूद हैं जो अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। जायदाद समेत मुख्तलिफ तनाज़ात के हल के लिए दुनिया भर में ADR ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का निज़ाम कायम है। इस निज़ाम में बैनुल अक़वामी रुझान को अदालतों का बोझ कम करने और इंसाफ की तेज़ तरीन फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको अदलिया की हिमायत हासिल होती है। पंजाब में कायम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ इस तरह के मॉडल्स पर कायम की गई है जो अपने क़याम से अब तक 4,000 से ज़ायद केसेस हल कर चुकी हैं। ताहम यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म तो बनाया गया था लेकिन ट्राइब्यूनल्स कायम नहीं हुए थे। यानी ऑर्डिनेंस पास होने के बावजूद भी अभी तक ट्राइब्यूनल्स नहीं थे, फंक्शनल नहीं हो सके थे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये अदालती फैसला आया है। अब देखते ही है कि फुल बेंच इस केस को सुनता है तो क्या फैसला करता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ।
जावेद भट्ट के कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी GIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट में अमीर मौसब और अमीर फतेह को कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के इस हाई प्रोफाइल कत्ल केस में इब्तदाई से संजीदा सवालात को जन्म दिया था और अब GIT की रिपोर्ट ने केस की समत वाज़ेह कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तहकीकात SP सदर इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में मुकम्मल कर ली गई है, जिन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं से शवाहिद इकट्ठे किए हैं। GIT ज़राए के मुताबिक जावेद भट्ट के कत्ल की मनसूबाबंदी मुनज़्ज़म अंदाज में की गई, जिसमें अमीर मसब मरकजी किरदार के तौर पर सामने आया, जबकि अमीर फतेह इस मनसूबे में शरीक था। रिपोर्ट के मुताबिक शूटर्स को हिदायत देते वक्त अमीर फतेह की मौजूदगी साबित हुई, जो इस बात की निशानदेही करती है कि यह कत्ल महज एक वक्ती रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक सोचे समझे मनसूबे का नतीजा था। इसके अलावा केस में एक और मुल्ज़िम आरिफ भट्टी ताहाल रूपोश है, जिसकी गिरफ्तारी तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कलीदी हैसियत रखती है। अब तहकीकात के कानूनी पहलू पर नज़र डाली जाए तो सूरत हाल खासी पेचीदा दिखाई देती है। GIT रिपोर्ट के मुताबिक अमीर मसब की जमानत कन्फर्म हो चुकी है, जबकि अमीर फतेह को 24 दिसंबर तक अबूरी जमानत हासिल है। पुलिस की जानिब से अदालत में अमीर फतेह की जमानत मनसूखी कराने की दरख्वास्त देने का फैसला किया गया है, जो इस केस के आइंदा कानूनी जो जंग है उसका इंदिया देता है। और ये सूरत हाल एक बार फिर इस बहस को जन्म देती है कि ज़मानत और सज़ा के दरमियान मौजूद कानूनी खला किस तरह फौजदारी मुकदमात को तूल देता है। अब इस केस में सबसे अहम मरहला अदालत में GIT रिपोर्ट को काबिल कबूल शवाहिद के साथ साबित करने का होगा। पाकिस्तान में माजी के कई मुकदमात इस वजह से कमज़ोर पड़े कि तफ्तीशी रिपोर्ट मजबूत थी, लेकिन इस्तगासा शवाहिद को मरबूत अंदाज में पेश करने में नाकाम रहा। जावेद भट्ट कत्ल केस में भी अगर शूटर्स, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के दरमियान वाज़ेह राब्ता अदालत में साबित ना किया जा सका तो केस पेचीदगी का शिकार हो सकता है। इस केस का एक अहम पहलू ये भी है कि जावेद भट्ट का ताल्लुक ऐसे ख़ानदान से था जो पहले ही मुख्तलिफ तनाज़ात और जराइम के पस मंज़र में ज़ेर बहस रहा है। इसी वजह से इस कत्ल को महज एक फ़र्द का कत्ल नहीं बल्कि एक बड़े पस मंज़र के तनाजुर में देखा जा रहा है। GIT की रिपोर्ट ने इस तासुर को तक़वियत दी है कि यह कत्ल ज़ाती दुश्मनी या इत्तफाकी वाक़या नहीं बल्कि ताकत, असर व रसूख और मनसूबाबंदी के इम्तजाज का नतीजा था, जिसने इसे एक हाई प्रोफाइल केस बना दिया है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस केस में रियासती इदारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो कानून की बालादस्ती को अमली तौर पर साबित करें। अगर मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद के बावजूद मुकदमा मंतकी अंजाम तक ना पहुँच सका तो ये निज़ाम इंसाफ पर एक और सवालिया निशान होगा। ताहम GIT रिपोर्ट इस बात की निशानदेही ज़रूर करती है कि तफ्तीशी सतह पर मामले को संजीदगी से लिया गया और कत्ल की मनसूबाबंदी से लेकर अमल दरामद तक की कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की गई है। मजमूई तौर पर जावेद भट्ट कत्ल केस अब एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। GIT की रिपोर्ट ने न सिर्फ मुल्ज़िमान के किरदार को वाज़ेह किया है बल्कि आइंदा अदालती कार्रवाई की बुनियाद भी फराहम कर दी है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात कल, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।